गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा फेडरल सिस्टम, जिसको बोला गया है क्या, संघीय व्यवस्था। तो ये क्या होता है, तो देखते हैं आगे। देखिए, फेडरल सिस्टम में बेसिकली ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है फेडरल सिस्टम के बारे में, जब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को मैंने कवर किया है। तो सेंट्रल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है बेसिकली, तो वो फेडरल सिस्टम का एक पार्ट होता है। कैसे है सब एक एक करके एक एक एस्पेक्ट को मैं अभी कवर करूंगा। बस ये जो है, देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर नेशनल मतलब सेंटर की बात हो रही है या स्टेट, दोनों के बीच में जो कैसे रिलेशन है उसको पर्सपेक्टिव को देखते हुए एक कवर किया गया चैप्टर को। अब देखें, इसमें आता है यूनाइटरी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होता है, एकात्मक, एंड फेडरल को बोलते हैं संघीय सरकार। तो इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। देखें, थोड़ा थोड़ा यूनाइटरी गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ कि यूनाइटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, वन इन विच ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द, जो सारी पावर है किसमें वेस्टेड है, इन द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब नेशनल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास होगी, सेंटर के पास होगी, जिसको एंड रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट मतलब हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव में रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो रीजनल गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट करती है, या तो ना एग्जिस्ट करे, रहे नहीं, सिर्फ सेंटर ही रहे, कोई रीजनल गवर्नमेंट ना रहे। अगर रीजनल गवर्नमेंट हो रीजनल लेवल पर, मतलब स्टेट लेवल पर अगर एग्जिस्ट करता है, तो डिराइव दी अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब जो उसको अथॉरिटी या अधिकार जो भी दिए गए हैं ना, वो नेशनल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दे, उनकी विश पर डिपेंड करता है कि कितनी पावर, कितनी उनको पावर, मतलब ये ताकत की बात नहीं हो रही है, किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में वो काम कर सकते हैं, क्या क्या कानून जो स्टेट है क्या क्या कानून बना सकती है, क्या क्या फील्ड में एडमिनिस्टर कर सकती है, ये कहने का मतलब, समझ गए। तो ये हुआ डिपेंड, किस पर डिपेंड किया, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंटर पर डिपेंड किया है कि रीजनल गवर्नमेंट को कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी दे, ठीक है। अब हमारा जैसे फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारे स्टेट को जो पावर दी गई है ना, सेंटर पर डिपेंड नहीं किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में बेजब्ते से वायदे कायदे से मेंशन है कि सेंटर को पावर क्या होगी, स्टेट को क्या पावर होगी। सेंटर किस किस फील्ड में लॉ बना सकता है, स्टेट किस किस फील्ड में लॉ बना सकता है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग दोनों को अपना अपना पावर दिया गया है, मेंशन है। यहाँ सेंटर के विल पर डिपेंड नहीं करता है कि सेंटर स्टेट को क्या क्या पावर दे, क्या क्या अथॉरिटी दे, क्या क्या अधिकार दे, राइट, ठीक है। तो ये हमारे फेडरल गवर्नमेंट का ये फीचर हुआ। जो आगे आएगा यूनाइटरी में होता है कि ये नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के विश पर डिपेंड करती है। तो यूनाइटरी गवर्नमेंट कहाँ, किन किन कंट्री में है, तो कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ सामने रखा हुआ है, ब्रिटेन में है, चाइना में है, जापान में है, फ्रांस में, ये सब, ये इटली, स्वीडन, नॉर्वे, सब कुछ एग्जांपल रखा गया है जहाँ है जो यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो पावर जो है किसमें कंसंट्रेटेड है, नेशनल गवर्नमेंट में, सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ यूनाइटरी गवर्नमेंट ये हुआ। अब चलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। थोड़ा ये सब में जो एग्जांपल है ना, बाद में एक वर्ल्ड लेवल पे एक मैप दिखाऊंगा, किन किन कंट्री में यूनाइटेड गवर्नमेंट है, किन किन कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है। अब देखें, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, सिम इज वन इन विच पावर्स आर डिराइव्ड बिटवीन द powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, बता चुका हूं, and both operate in their respective jurisdiction independently, अपने अपने जुरिडिक्शन में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। एग्जाम्पल, हमारा कंट्री तो इंडिया तो है ही, साथ में उसके अलावा ये है यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये कुछ एग्जाम्पल है फेडरल के। अब देखें, इन फेडरल मॉडल नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ऐसे नाम दिया गया है जो। एंड रीजनल गवर्नमेंट को नाम दिया गया है जो हमारे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ बोलते हैं, स्टेट बोला गया है, तो रीजनल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये टर्म यूज होता है आगे मैं बताऊंगा, कुछ बड़ा बात नहीं है बिल्कुल। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ, मैं बता दूं कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफाई, कुछ ज़्यादा कुछ किया,
मैं बता दूं कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफाई किया नहीं है, बुक में भी सेम टू सेम फॉर्म में है, और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल डेप्थ में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल में गया नहीं। ठीक है, तो कितने बच्चे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बोलोगे आप, कितने बच्चे बोलेंगे कि जो बुक में सेम टू सेम हो ऐसे तो मेंशन कर दिया, आपने ही कर दिया, जरूरत ही नहीं थी इसमें और जाने की, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं क्लियरली बता दूं, समझ में आ गया ना, क्योंकि पीछे से बैठ कर कमेंट करने वाले बहुत होते हैं कि बुक खोल कर देखते मिलाते रहते हैं, बच्चों की हैबिट होती है। अच्छा, इसमें एकदम बिल्कुल कॉपी कर दिया है, तो कहीं भी पढ़ोगे कहीं भी बुक में ऐसे ही है, ऐसे ही है, और जरूरत होती एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते तो जरूर मैं जाता। क्लियर? अब देखो ये वर्ल्ड मैप पर रख दिया है, तो ये खुद देखो इंडिया क्या है हमारा, फेडरल है ना, फेडरल गवर्नमेंट। तो जो कलर इंडिया का कलर क्या है, जो ग्रीन कलर से आया है, तो जहां जहां ग्रीन है वहां फेडरल गवर्नमेंट है, जहां जहां आपको ये ब्लूइश दिख रही है वहां यूनाइटेड गवर्नमेंट। तो एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, यूएसए, कनाडा, ठीक है, इंडिया में है ही, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ अर्जेंटीना, ब्राजील, तो ये हमारा, उसके अलावा स्विट्जरलैंड, तो ये हमारा हो गया किसका, फेडरल का। यहाँ कुछ कुछ कंट्री का नाम आपको आया है, तो योर बेस आप जानना चाहो तो याद करो, लेकिन उतना ही कंट्री और उतना ही नाम याद रखोगे उतना ही सफिशिएंट है, जितना अंदर जाते जाओगे उतना डिफिकल्टी। और फिर बाद में क्या, यूनाइटेड गवर्नमेंट का, तो यूनाइटेड में जो आपका यहाँ आया था, ये पूरा चाइना, जापान, ये सब का सब का नाम आया, सब में यूनाइटेड गवर्नमेंट है। तो देखो कहाँ गया, इससे आप मिलाओगे तो ब्रिटेन, देखो ये यूरोपियन कंट्री का एग्जांपल, यूरोपियन कंट्री मैक्सिमम जो जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, तो स्वीडन, नॉर्वे ये सब जो है आपको कलर में भी दिख रहा है, फ्रांस यहाँ कलर, इटली, ये इटली है। अब कौन इटली है क्या है, इसके लिए एक और मैंने सिंपल मैप भी रख दिया, वर्ल्ड मैप, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, या वर्ल्ड मैप खुद से खोलने की मैंने पहले ही बताया, हैबिट डालोगे, जहाँ कोई कंट्री या कोई रीजन नाम है फटाक से ना मैप खोलो, देखो कहाँ है। इतना पढ़ाने के बाद अब तक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन कंट्री कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास कौन कौन कंट्री लगभग लोकेटेड है, इतना तो पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है मैप के लिए। तो मैप के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की जाती, इतना पढ़ते 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 ही बच्चों को पता होता है। अब यही नहीं होता कि मैप की कोई बुक पर खोलोगे पढ़ोगे तो ऐसा ऐसा पता चला कि इतनी मोटी पढ़ भी ली, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उससे नहीं आया। तो देखो वही है, तो ये सब मैप में था, ब्राजील अर्जेंटीना वाला मैप में था ही, और यहाँ पर मैप से मिलाकर जो भी कंट्री आएगा आपका उससे रिलेटेड है, तो अब मैप खोलोगे, अब कहाँ नॉर्वे था, कहाँ स्वीडन था, ये सब कहाँ फ्रांस है, कहाँ इटली है, सब है, जर्मनी कहाँ, इस एरिया में, उस मैप से आप कंपेयर कर लोगे कौन ब्लू में आया, कौन ग्रीनिश में आया। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली, और ये सब इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब वाली कंट्री, चाइना, रसिया, सबका मैप में मैंने दिखाया दोनों। तो एक ये मैप रखती है आपको वर्ल्ड मैप नॉर्म जो है, एंड दूसरी जो है जो यूनाइटेड, कहाँ यूनाइटेड गवर्नमेंट है, कहाँ फेडरल सिस्टम, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, उसके रिगार्डिंग मैंने मैप रख दिया। तो ये उसके बाद चलते हैं यहाँ फेडरेशन के बारे में। देखिए ये फेडरेशन, ये फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये फेडरेशन को नॉर्मल वे में डिफाइन किया गया है। फेडरेशन होता क्या है, फेडरेशन का मतलब होता है संघ। तो नॉर्मल फेडरेशन, ये फेडरेशन कहने का मतलब क्या है, देखो ये किसी फिलोसफर का ये दिया हुआ डेफिनेशन है, बस जानने की जरूरत है, याद मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। फिर फेडरेशन, फेडरेशन एज ए नाउन डिस्क्राइब्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म ए लार्जर सोशल बॉडी, बड़ी सोशल बॉडी, while retaining autonomy over their internal affair। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक बॉडी फॉर्म किया, ठीक है। तो एक जो बॉडी बना, तो बॉडी की तो एक अपनी पावर होगी, लेकिन साथ में बॉडी के जो मेंबर है, तो ऐसा नहीं कि इनकी अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपना जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी और बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे जो बॉडी बनाए हैं उनके डिसीजन पर, नहीं। तो वही बोला गया है कि वाइल रिटेनिंग ऑटोनॉमी ओवर दियर ओन इंटरनल अफेयर, तो ये फेडरेशन हुआ। तो इंडियन फेडरेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे स्टेट ने मिलकर एक फेडरेशन जो हमारा है इंडियन फेडरेशन,
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे कंसेप्ट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। और स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी है, अपना डिसीजन लेने का, अपना लॉ बनाने का, अपने तरीके से एडमिनिस्टर करने का, सबके लिए प्रोविजन मेंशन है, तो फेडरेशन है। तो बस नॉर्मल वे में ये फेडरेशन को यहाँ डिफाइन किया गया है। देखें, अब फेडरेशन जो लैटिन वर्ड फेडस बोलते हैं, इसका मतलब होता है, फेडस का मतलब ट्रीटी, संधि या एग्रीमेंट, समझौता। तो ये फेडस है, एक FOEDUS है, एक मेडिकल साइंस में होता है फीटस, FOETUS, फीटस मतलब किसको बोलते हैं? फीटस, फीटस उस बच्चे को, फीटस वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं बता दूं मेडिकल साइंस में ऐसे आता है। तो फीटस मतलब जो माँ के पेट में जो बच्चा कंसीव हुआ, जो बच्चा पल रहा है, वो कहलाता है फीटस। समझ गए? माँ के पेट में जो बच्चा है, डेट्स कॉल्ड फीटस। जब बच्चा जन्म ले लिया तो देन कहलाता है नियोनेट। नियोनेट 30 दिन के अंदर तक नियोनेट, उसके बाद वो 1 ईयर तक कहलाएगा इन्फेंट। ऐसे ऐसे मेडिकल साइंस की वर्ड होती है। तो आई थिंक ये साइंस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, पूछा भी जा सकता है यार, कोई भरोसा नहीं क्या पूछ दिया जाए, पूछ भी सकते हैं, नहीं, नथिंग कैन बी सेड। तो चलते हैं फेडरेशन, फेडरेशन के बारे में चलते हैं। कुछ छोटा छोटा थोड़ा सा रटा रटाया चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट वाली बात नहीं है। तो फेडरेशन इज ए न्यू स्टेट विच इज फॉर्म थ्रू ए ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिटी। तो ऐसे है, जब एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फेडरेशन इज नॉन एज स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत सारे स्टेट को यूनाइट करके बना है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे स्टेट में भी जो यूनिट ऑफ फेडरेशन का जो हमारा यूनिट है, हमारे फेडरेशन में जो यूनिट है, क्या है, एक एक यूनिट मतलब छोटे छोटे जो मिलकर बने वो स्टेट, स्टेट मिलकर फेडरेशन बने। तो यूएसए में स्टेट कहा जाता है, कनाडा में प्रोविंसेस। हम इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारे इंडिया में तो प्रोविंसेस चलता था ना, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, पहले ऐसे बोला जाता था। कनाडा में अभी भी प्रोविंसेस प्रोविंसेस चलता है। रसिया में जो स्टेट को, जो हमारे यहाँ स्टेट बोली जाती है, वहाँ रिपब्लिक कहा जाता है। हम रिपब्लिक वर्ड यूज करते हैं पूरे इंडिया के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ अमेरिका, ऐसे यूएसए। रिपब्लिक किसको बोलते हैं बेसिकली, आपको बताया था कि जहाँ के इलेक्टेड हेड जो है ना, जहाँ की हेड जो है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, दैट्स कॉल्ड रिपब्लिक। बताया था ना मैंने, उन्हें रिपब्लिक कहा जाता है। पर यहाँ ये रिपब्लिक देखो, यहाँ किसी वहाँ उस कंटेक्स्ट में नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया किस कंटेक्स्ट में, ये फेडरेशन की यूनिट को, मतलब स्टेट को, जो हम स्टेट यहाँ बोल रहे हैं वहाँ रिपब्लिक बोला गया रसिया में। एंड कैंटोन स्विट्जरलैंड, छोटा सा तो चुनटू सा तो स्विट्जरलैंड है, वहाँ बोला गया कैंटोन। कैंटोनमेंट बोर्ड, एक हमारे यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, बताया था मैंने, जो पंचायती राज के बारे में बताया था, पंचायती राज के बारे में नहीं, म्यूनसिपालिटी के बारे में। तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है बता चुका हूँ। कैंटोनमेंट तो जो क्या कहते हैं आप, मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री यानी डिफेंस, आर्मी की या एयरफोर्स के, नेवी की जो एरिया खासकर, वहाँ जो सिविलियन जो रहते हैं उनके लिए जो एरिया को डिजिग्नेट किया जाता है कैंटोनमेंट। वो कैंटोनमेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, उनका एडमिनिस्ट्रेट करना, तो वो सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, वो कैंटोनमेंट होता है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। और ये कैंटोन है, स्विट्जरलैंड में कैंटोन कहा गया यहाँ यूनिट ऑफ फेडरेशन को। एंड आगे चलते हैं, फेडरेशन कैन फॉर्म बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये सब इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन आगे बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो कैसे कहोगे, एक अजीब सा लग रहा है ना, फेडरेशन मतलब संघ बनाना है, तो मिलकर ही तो संघ बनाएंगे ना, इंटीग्रेट होकर, ठीक है। तो एक होकर, और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन, टूटना, ये होगा हिंदी में, ये होगा विभेदीकरण, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो अजीब सा नाम है विभेदीकरण। तो डिसइंटीग्रेट करके कैसे फेडरेशन बनेगा, ऐसा लगेगा डिसइंटीग्रेट। तो डिसइंटीग्रेट मतलब अलग होने के कंटेक्स्ट में डिसइंटीग्रेट नहीं बोला गया है, वो आगे आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, मैं बताऊंगा अभी। देखिए, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए नंबर ऑफ मिलिट्री वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, ऐसे स्टेट जो इकोनॉमिकली पीछे हैं, उतने मिलिट्री तरीके से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, डिफेंस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो, ठीक है। तो इकोनॉमिक वीक, मिलिट्री वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स और सोवरेन
स्टेट्स और सोवरेन मतलब वो इंडिपेंडेंट है। सोवरेन का मतलब बताया है ना कि हम अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट, कोई हमारे इंटरनल अफेयर में कोई हमारे अफेयर में कोई इंटरफेयर ना करे, तो सोवरेन कहलाता है। तो ये सोवरेन है, ठीक है, लेकिन बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मिलिट्री वीक है, बट ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ये आकर मिलकर एक क्या बड़ा यूनिट का फॉर्म करते हैं और इसे स्ट्रॉन्ग और एक यूनियन का फॉर्म करते हैं, जिसे ये कहते हैं फेडरेशन। तो इसको कहा गया है इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। देखो एग्जांपल है कि यहाँ यूएसए इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन। 1787 में फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ इन द वर्ल्ड, फॉर्म्ड फॉलोइंग द अमेरिका रेवोल्यूशन ऑफ 17 ए रेवोल्यूशन का जो पीरियड दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा समझो इसके बारे में, हल्का हल्का बता दो। यूएसए पर क्या है, कौन रूल कर रहा था यूएसए पर? ब्रिटेन, उस समय की बात है, ठीक है। तो यहाँ के कॉलोनी ने जो है 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी थी। कॉलोनी इंडिया कॉलोनी था उनका, कॉलोनी का मतलब क्या बोलते हैं, उपनिवेश। हाँ, तो इंडिया जैसे कॉलोनी था उन पर वो रूल कर रहे थे। एक्सप्लॉइट करना, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना उनका पर्पस है, मैक्सिमम बेनिफिट हो, वहाँ ट्रेड करना, बिजनेस करना, ये उनका पर्पस होता है जिनकी कॉलोनी होती है। तो ऐसे 13 कॉलोनी थी। तो उन लोगों का क्या था, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों ने फाइट की, तो उसी समय इन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर दी थी। सोचो उस टाइम ही साथ में उनका ये दिमाग था, तो वहां पर एक कि अब हम नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन वहां से आया था कि हम टैक्स तब तक नहीं देंगे जब अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ना हो, जब हमारे लोग ही मतलब हमको ऑटोनॉमी ना दे, सेल्फ गवर्नमेंट ना दे, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हम अपने हिसाब से अपना लीडर चुनिए, जैसे अपना चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हम खुद चुने। ऐसा नहीं कि आप रूल करो, आप किसी को नॉमिनेट कर दो कि गवर्नर जनरल है तो हम चुने, अपने लोगों में से चुना जाए। तो उनकी डिमांड थी। अब बाकी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो हर कोई चाहेगा इंडिपेंडेंट होना, तो उस समय पूरी रिवोल्यूशन चली। हालांकि इन लोगों ने इंडिपेंडेंट अपने आप को 1775 का ये पीरियड किसी किसी बुक में दिया था कि रिवोल्यूशन जो है 1765 से लेकर 83 तक चला। कोई भी है जो ऐसे ऐसे तरह का पीरियड दी गया है। 1776 में 13 कॉलोनी, जो 13 कॉलोनी है, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। हालांकि इंडिपेंडेंट नहीं, लगातार ये जो रिवोल्यूशन के लिए जो वार थी लगातार चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ इनकी। 76 में डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब डिक्लेयर करने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, जो 13 जो कॉलोनी थी जो अलग अलग इंडिपेंडेंट अपने आप में हो गई, तो उनको जरूरत पड़ी कि भाई हम लोग को एक होने की। जब तक एक होंगे नहीं तब तक हम हमारे कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसे छोटे छोटे, एक तो हम मिलिट्री वीक है, इकोनॉमिकली तो खत्म कर ही दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो इन लोगों ने मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाया। फेडरेशन वहां टर्म नहीं था, कन्फेडरेशन। तो 1781 के आसपास में उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाया, 81 में कन्फेडरेशन बनाया। तो उसके बाद कन्फेडरेशन क्या था कि उसमें जो सेंटर बना, जो यूनियन करके एक जो सेंटर बनाया गया, सेंटर वीक सेंटर था, पावर उसको उतनी नहीं दी गई। इन लोगों ने अपने पास ही ज्यादा पावर रखी। तो रियलाइज हुआ कि भाई ऐसा सिस्टम चल नहीं रहा है कि ऐसे टैक्स कलेक्ट करना या इकोनॉमी डेवलप करना या आपस में इंटर स्टेट ट्रेड को डेवलप करना, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सेंटर ऐसे रहेगा तो नहीं चल पाएगा। हमारा फेडरेशन जो हमने ये कॉन्फेडरेशन बनाया है वीक हो रहा था। तो फिर बाद इनकी डिमांड हुई कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, उस हिसाब से सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, सही तरीके से चलाएंगे अपने देश को, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे, सेंटर को पावर ऊपर, ये सब की बात मेंशन की गई। तो जाकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किया, ठीक है। और 1787 में इन्होंने 87 में एक फेडरेशन का एस्टेब्लिश कर लिया। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट की 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ, 89 में 2 साल बाद। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी डिफरेंट प्रोविजन, सेंटर के स्टेट की डिफरेंट पावर को सही तरीके से इन्होंने मेंशन किया। सेंटर को, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर को पावर अलग दी, ज़्यादा दी। और बाकी जो है रेसिडुअरी पावर, वो सब बाद में आगे डिस्कस करूंगा कि रेसिडुअरी पावर इनके यहाँ स्टेट को है, ना कि सेंटर को है। हमारे यहाँ रेसिडुअरी पावर मतलब वो है सेंटर को। रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है कि जिसके बारे में ना यूनियन लिस्ट में मेंशन हो, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, कहीं कहीं नहीं मेंशन हो, तो वो जाएगा पावर सेंटर को होगा।
लेकिन इनके यहाँ कहीं कोई मेंशन कोई पावर की नहीं है, कोई लॉ के बारे में मेंशन नहीं है, तो माना जाए कि वो स्टेट को है। ये सब ऑलरेडी डिस्कस ऐसा कुछ कुछ रेसिडुअरी पावर के रिगार्डिंग हो चुका था। तो ऐसे इन्होंने मान की 189 में सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट सारे रूल नियम अपना बिल्कुल वेल स्टेब्लिश कर दिया। तो ऐसे मिलिट्री वीक स्टेट, इकोनॉमिकली वीक स्टेट मिलकर पहले कॉन्फेडरेशन, फिर बाद में इन्होंने फेडरेशन का फॉर्मेशन किया। ये हुआ बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। और अभी देखा जाए तो इनके यहाँ पर टोटल 50 स्टेट है, 50 स्टेट है। तो इनका जो ऐसा जो फेडरेशन जो बना, तो डिफरेंट डिफरेंट जो वीक वीक जो स्टेट तो आपस में एग्रीमेंट हुआ। अब ऐसा एग्रीमेंट इनके बीच में ऐसा हुआ है, तो इंडिया में क्या है कि 2 स्टेट को मर्ज कर देते हैं, या एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट बना देते हैं। इनके यहाँ ऐसा प्रोसीजर है कि एक स्टेट को 2 स्टेट में नहीं किया जा सकता। अगर ठीक है, इंडिया में तो आसानी से यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट का मन हो या ना हो कर सकती है ना। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीज। सेंट्रल का पावर है कि अगर उनका मन है कि हम यूपी को 2 पार्ट में बांट दें, भले स्टेट की मन नहीं है तो भी 2 भाग में कर देंगे, पर इनके यहाँ ऐसा नहीं है। समझ गए आ गया। एक तो हमारे केस में क्या है, इंडिया में है कि एक स्टेट चाहे तो कोई इंडिपेंडेंट की मांग कर दे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है नहीं इंडिपेंडेंट का। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे ऐसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आगे भी डिस्कस करूंगा। इनके यहाँ है, इनके अभी वही है, कोई स्टेट दूसरे नहीं जा सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब अमेरिका से इंडिपेंडेंट चाहे तो नहीं। लेकिन ये भी है कि कोई एक स्टेट को तोड़ नहीं सकते, ये हमारे यहाँ एक स्टेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो आगे डिस्कस ये सब होगा यहाँ। अभी टोटल यहाँ इनके यहाँ 50 स्टेट है। तो जितना जितना इनके बारे में मैंने बैकग्राउंड बताया, वो तो ऐसे जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे अमेरिका रिवोल्यूशन तो वहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना ही है, पर यहाँ के लिए बस इतना जो अभी नोट्स के फॉर्म में जो इतना है, इतना समझ में आ गया। बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन के जरिए। अब आता है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तो a big united state is converted into federation by granting autonomy to the provinces to promote regional interest। यहाँ एग्जाम्पल में देख लो, कनाडा है और है कनाडा वाज इन कनाडा जो फेडरेशन जो है, ये वाज इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश स्टैट्यूट इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1867 एंड कंप्राइजेज 10 प्रोविंसेस। ये सब है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। देखो कहने का मतलब ऑलरेडी सब मिलकर ऑलरेडी एक कंट्री तो है ही ऑलरेडी। तो ये डिसइंटीग्रेशन का कहने का मतलब है कि जहां सिर्फ पावर सेंटर में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, ठीक है, और वो जितने स्टेट थे एक साथ मिलकर सेंटर के साथ थे। लेकिन यहां सेंटर ने क्या किया, उनको इंडिपेंडेंट नहीं दिया, उनको पावर दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके उनको अपने अपने फील्ड में पावर प्रोवाइड किया, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की। तो ये हुआ बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि जो कनाडा का फॉर्मेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उनके स्टेट को इंडिपेंडेंट दे दी गई। अब आप कनाडा के अंदर नहीं है, कनाडा के अंदर इंडिपेंडेंट करने का मतलब, यहाँ करने का मतलब उनको ऑटोनॉमी दी गई, कुछ पावर दी गई इंडिपेंडेंट के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन करके, उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन, वहां इंटीग्रेशन तो मिलना तो हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एक साथ आए। लेकिन यहाँ डिसइंटीग्रेशन वो नहीं है कि ये तोड़कर पावर देकर कहने का मतलब हुआ, ठीक है, वो हुआ डिसइंटीग्रेशन। ऐसे देखो यहां मेंशन है कि वाज इम्पोज बाय ब्रिटिश स्टैट्यूट। क्या है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका स्टैट्यूट, ये ब्रिटेन ने 1867 में क्वीन एलिजाबेथ ने क्वीन विक्टोरिया ने साइन किया। अब देखो कनाडा पर भी कौन रूल कर रहा था, ब्रिटेन। इतना छोटा सा ब्रिटेन कनाडा पर भी रूल कर रहा था, ठीक है, कनाडा भी उनकी कॉलोनी थी। तो जैसे अब यहाँ भी क्या है, जो कि कनाडा के लोग भी जैसे ब्रिटेन तो इंडिपेंडेंट, ब्रिटेन बोला अमेरिका को इंडिपेंडेंट हुआ, हर जगह इंडिपेंडेंट, कनाडा भी इंडिपेंडेंट की मांग, ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब की डिमांड चल रहा था। तो इसके लिए वहाँ कई बार कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ। तो 1866 में 2-3 कॉन्फ्रेंस है, यहाँ नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली जो क्या है कि जो लास्ट कॉन्फ्रेंस लंदन कॉन्फ्रेंस था, तो उसके बाद
लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि ठीक है भाई, मैं कनाडा को फेडरेशन, अब कनाडा को फेडरेशन के फॉर्म में बनाऊंगा। तो उसके लिए स्टैचूट बनाया गया, नॉर्थ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका स्टैचूट, ये नाम से था, और ईयर था 1867। तो उसमें इनके पास जो थे कंप्राइज 10 राज्य या प्रोविंस बोलो, जो कनाडा के लिए प्रोविंस वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ऐसे से करके कनाडा को फेडरेशन बनाया गया। तो ब्रिटेन का रोल, इनकी डिमांड, और फाइनली 3 इनके लिए कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 66 में 2, फिर बाद में 67 में, लास्ट लंदन कॉन्फ्रेंस नाम था। और उसके बाद ब्रिटेन को, कनाडा को बनाया गया ये फेडरेशन। जो मैंने बताया था ना अमेरिका के बारे में, अमेरिका का जो इंडिपेंडेंट दिया गया, तो जो इसके लिए जो पेरिस एग्रीमेंट लास्ट में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस में जाकर सब चीज़ डिसाइड हुआ कि अमेरिका को फाइनली 1783 में ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, 1783 में डिक्लेयर किया कि अमेरिका को मैं इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता हूँ 1803 में। और वो था फ्रेंच बोल रहा हूँ, पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ कनाडा के बारे में इतना बताया, अब बताता हूँ। चलो आगे, कुछ नहीं और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। अब चलते हैं फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का फेडरल सिस्टम क्या है, कैसा है, तो उसके बारे में देखा जाए। देखें, इंडियन फेडरल सिस्टम, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम है, कैसे, ये क्यों अडॉप्ट किया गया, रीजन फॉर एडॉप्शन कुछ नहीं, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी। अब क्यों, ये देखो थोड़ा आगे मैं बता दूं, उसके बाद डिटेल थोड़ा बताता हूँ। इट इंश्योर द एफिशिएंट, अब देखो ये है क्या कि अब फेडरल क्यों, इंडिया में क्यों फेडरल, सारे पावर सेंटर के पास क्यों नहीं, स्टेट को क्यों नहीं, क्योंकि देखो एक तो इंडिया का इतना बड़ा लार्ज साइज है, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट ट्राइब हो गए, सबका लैंग्वेज का अलग है, आइडेंटिटी अलग है, कल्चर अलग है, रीति रिवाज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है। तो उनको डिमांड को पूरा करने के लिए उनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको पता होगा ना, वो समझ सकती है। तो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा किया जाए, उनके लिए अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, ये कहने का मतलब। तो कौन किसको ज़्यादा अवेयर रहेंगे, वहाँ के जो लोकल रूल कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो स्टेट है उनको ज़्यादा पता होगा। तो ऐसे केस में उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको अपना इंडिपेंडेंट मतलब उनको अपना पावर चाहिए। तो उनको पावर की ज़रूरत है, तभी उन लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो ये देखते हुए हमने अडॉप्ट किया, ये रीजन था हमने अडॉप्ट करने का। एंड वही है एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड रिकंसाइल नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी। कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। एंड टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर, मैं बता दूं, नो वेयर हैज बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नाम का वर्ड कहीं इस्तेमाल तो है ही नहीं। क्या है अभी आगे बताऊंगा। तो फेडरेशन के बदले यूनियन ऑफ स्टेट, ये टर्म इस्तेमाल है, ये आगे डिस्कस करूंगा। तो इससे रिलेटेड जो कहीं ऐसा जो वर्ड इस्तेमाल है वो आर्टिकल 1 में, आई थिंक आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मैंने जब पढ़ाया था, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ। फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ सामने मैंने रखा है। देखें, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। इसका जो आगे जो हेडिंग होता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये हेडिंग है, होता ही है, डिस्कस किया जा चुका है। तो देखें आर्टिकल 1 क्या कहता है। स्टेट आर्टिकल 1 जिसका हेडिंग है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीएज, क्या कहता है कि दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो स्टेट का, राज्यों का एक यूनियन होगा, ये मेंशन है उसमें। एंड स्टेट्स एंड टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल,
फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं, सब बता चुका हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में बताया जा चुका है। फर्स्ट शेड्यूल में बताया है ना मैंने, जितना आपको अब तक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके लफ्जों पर, आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो क्या है फर्स्ट स्टेट में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ, 9, 10, 11, 12 जो भी हो, पता है ना? देखो यहाँ तो कहाँ बताऊँ, एंड थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज। तो इंडिया का टेरिटरी क्या में कौन कौन आएंगे? तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज कौन, जो शेड्यूल 1 में है, वैसे ही स्टेट कौन, जो शेड्यूल 1 में, इनके बारे में मेंशन है। एंड सच अदर टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड, तो जो बाद में एक्वायर्ड किया जाए। तो ये ऐसा रख दिया गया था, क्यों रख दिया गया था कि पहले से इंटेंशन था कि भाई जो फ्रेंच टेरिटरी है, जो पोर्तुगीज टेरिटरी है, उसको हम तो अपने इंडिया में मर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे ही टेरिटरी के बीच में ये लोग हैं, तो इनको तो हमें मर्ज करना है, इसमें कहीं इंटेंशन था, इसलिए ऐसा रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल इन स्ट्रक्चर, एंड हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर ये हमारा फेडरल है। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी हैज यूज द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने यूनियन ऑफ स्टेट इस फ्रेज को इस्तेमाल किया। क्यों? अब ऐसे कहने की बात है कि इसका मतलब दो थिंग है। ऐसे देखो, सुन लो क्या है ये, ऐसा क्यों इस्तेमाल है, ये रीजन ऐसा एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। तो हमारा जो फेडरेशन बना है, जो एग्रीमेंट होके नहीं बना है, ठीक, जैसे उनके यहाँ एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा चीज, एंड द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम, इनको हमारे स्टेट को राइट नहीं कि सिसीड मतलब अलग हो जाए फेडरेशन से। तो अमेरिका में भी राइट नहीं है अलग होने का, लेकिन वहाँ एग्रीमेंट से बना है। तो द फेडरेशन, देखो यह थोड़ा सा अजीब सा है, फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ऐसे ऐसे कहने को, क्योंकि डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब हमारे जो यूनियन है भारत को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये जो स्टेट भारत में मिले हुए हैं इससे अलग नहीं हो सकते। उस स्टेट को दो भाग में किया जा सकता है, पर इंडिया से अलग नहीं जा सकते, ठीक है। जो ये प्रोविजन ये मेंशन है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये करने का मतलब ये है कि आपको अलग होने का राइट नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल। हमारा यूनियन होल वे में देखा जाए तो जो भारत का जो मैप है का, हमारा जो कंट्री है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उससे कोई अलग होकर कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ऐसे कहा गया है। इंडियन फेडरल सिस्टम रिजेंबल द कनाडियन मॉडल नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल, कनाडा के मॉडल पर बना हुआ है, अमेरिकन मॉडल पर नहीं। कैसे? इन इट्स फॉर्मेशन में, तो हम जो बनाए हैं बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब देखो हमें जब इंडिया मिला तो ऑलरेडी, देखो अगर अंग्रेज के आने से पहले की बात देखा जाए, अंग्रेज से आने के पहले डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, या प्रिंसली स्टेट था, अलग अलग राजा या राजकुमार ऐसे थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर आया तो सबको यूनाइट किया और इंडिया को एक कह सकते हो आप, फेडरेशन तो नहीं कह सकते, पर एक यूनियन के फॉर्म में इंडिया को बनाया उसने, सबको यूनाइट किया, एक नियम चलाया, ठीक है, एक लॉ सारे इंडिया पे इंप्लीमेंट हुआ। पहले क्या था कि जैसे कि बनारस के राजा अपने हिसाब से चल रहे हैं, तंजौर के राजा का अपना नियम चल रहा है, लेकिन यहाँ सेंट्रल लेवल पे एक कानून बनाया जो सुप्रीम फोर्स होगा, सेंट्रल लेवल पर पुलिस सिस्टम का प्रोविजन होगा। समझ में आ गया? तो ये ऐसा सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट करवाया। तो ऑलरेडी सारे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रिंसली स्टेट छोड़ दे, लेकिन कई प्रोविंसेस मतलब स्टेट ऑलरेडी बनकर एक कंप्लीट इंडिया का फॉर्मेशन हो चुका था। समझ में आ गया? तो इस समय हमें डिफरेंट स्टेट को यूनाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी जब ब्रिटेन छोड़ कर गए। तो अब ऑलरेडी यूनाइट हो चुके थे, कुछ प्रिंसली स्टेट डायरेक्ट न तो इनडायरेक्टली वे में यूनाइट हो चुके थे, ठीक है। इनडायरेक्टली वे में यूनाइट मतलब ब्रिटेन के साथ, जब ब्रिटेन था यहाँ अंग्रेज लोग थे, तो उनके अंदर वो 3 पावर तो सौंपे हुए थे ना, कि मेरा फॉरेन अफेयर,
मेरा कम्युनिकेशन एंड डिफेंस ये आपके कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर थे, और ब्रिटेन के अंदर ही उनको उनके पारामौंटी को एक्सेप्ट कर कर, उनके आधिपत्य को एक्सेप्ट करके ही अपने अपने क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो ऐसा था। तो ऑलरेडी जो हमें इंडिया मिला, ऑलरेडी सब मिलकर एक इंडिया एक यूनियन बना हुआ था। तो इन इट्स फॉर्मेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यहाँ हमने फिर क्या काम किया कि स्टेट को ऑटोनॉमी दिया, स्टेट को अपने अपने क्षेत्र में पावर दिया। तो ऐसे बनाया। एक तो ये हुआ इन इट्स फॉर्मेशन, एंड सेकंड हुआ इन इट्स प्रेफरेंस टू टर्म यूनियन। तो कनाडियन फेडरेशन इज आल्सो कॉल्ड यूनियन। तो मतलब वही कनाडा यूनियन वर्ड इस्तेमाल करता है, और हम भी है जो यहाँ यूनियन इस्तेमाल हमने किया है, ना कि फेडरेशन। अमेरिका ने फेडरेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन हमने कनाडा की तरह। तो ये सब ऐसे एग्जाम में ये सब उतनी आएगी नहीं, ये सब रटने वाली बात है, कोई कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। सब जगह एक ही राग चलते रहता, कहीं भी पढ़ोगे ऐसे ही रहेगा। एंड इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यहाँ देखो, अब मैं थोड़ा यहाँ रुकूंगा। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर है। तो देखो, जब हमने कनाडा से क्या क्या मॉडल एडॉप्ट किया, जब सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो वहाँ जो चार्ट बनी थी ना, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, कनाडा से। वहाँ देखोगे बताया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब वेस्टिंग मोर पावर इन द सेंटर, भी जब स्टेट के सामने देखा जाए तो सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। कैसे? सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो इस कैसे पावर है, थोड़ा मैं इस बारे में अभी थोड़ा बता दूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ इंडिया से एग्जाम्पल देखे, इंडिया में सेंटर को पावर ज़्यादा है कंपेयर टू स्टेट। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, कुछ मैं बता रहा हूँ। यूनियन लिस्ट में जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला या पावर वाला पैसे वाले जो मैटर है, वो किस लिस्ट में रखा गया है? यूनियन लिस्ट में। उस पर किसका पावर है? सेंटर का है। एक तो ये उस पर लॉ बनाने का पावर किसका है? यूनियन का। उस पर लॉ बना के एग्जीक्यूट करने का भी, मतलब उसके हिसाब से एडमिनिस्टर करने का भी पावर किसको है? सेंटर को ही। और जो स्टेट में है, यूनियन लिस्ट के सामने स्टेट वाले सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यू नहीं कहो, या तो महत्व, या पैसे के फॉर्म, मॉनिटरी फॉर्म में देखा जाए तो कम इंपॉर्टेंस है, तो वो स्टेट वाले में है। एक तो ये कंकरेंट लिस्ट भी अगर देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। पर क्या है ना कि अगर दोनों लॉ ने बनाया है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, उस सेंटर के लॉ को माना जाएगा, वो चलेगा, ना कि स्टेट का लॉ। कंकरेंट में सेंटर को ज़्यादा पावर हो जाती है ना। एक तो ये। फिर स्टेट में देखा जाए तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है तो डायरेक्ट सेंटर कर दे, उसके लिए कोई क्या इलेक्शन नहीं होता है। और गवर्नर जो है बहुत सारे बिल जो पास होते हैं स्टेट में, जैसे अभी केरला वाला, यहाँ तमिलनाडु में जो अभी जो जजमेंट आया तमिलनाडु से रिलेटेड, बहुत सारे बिल को जो गवर्नर पेंडिंग कर रखे थे, वैसे बहुत सारे बिल को यहाँ केरला में भी पेंडिंग है, कर्नाटका में भी, वेस्ट बंगाल में भी, पंजाब में भी, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट है कोई और पार्टी की, या स्टेट में गवर्नमेंट है किसी और पार्टी की। तो ऐसे बिल को रिजर्व करके गवर्नर ना एसेंट देके, कहीं ना कहीं सेंटर है जो इन्फ्लुएंस कर रही है स्टेट पर, अपने हिसाब से चला रही है इन द सेंस। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट सेंटर कर रही है, सेंटर का कंट्रोल है। सेंटर ऐसे अपॉइंट को स्टेट को कहीं ना कहीं ऐसे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। एक तो ये। फिर सब जो डिस्कस हुआ वो चीज़, प्रेसिडेंट रूल जो इम्प्लीमेंट करना है वो भी सेंटर इम्प्लीमेंट करती है। तो सेंटर प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिटेल बता चुका हूँ हर चीज़, किस किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या सेंटर ने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन नहीं दिया कि ऐसे ऐसे आपको काम करना नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पर 356, 365 सब डिस्कस हो चुका है आर्टिकल। तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का भी पावर यूनियन के पास है, यानी सेंटर के पास। फिर नेशनल इमरजेंसी लाना या फाइनेंशियल इमरजेंसी लाना सब डिस्कस हो चुका है, वो भी किसके पावर है? सेंटर को ही पावर है, स्टेट की परमिशन की थोड़ी जरूरत है। वो तो प्रेसिडेंट है जो प्रोक्लेम करके कैबिनेट की मर्जी से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, उसके बाद है जो पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा के दोनों को, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हाउस को अप्रूव करना होगा, वो सब प्रोसीजर है।
तो वो भी इमरजेंसी का प्रोविजन भी इनके पास, प्रेसिडेंट रूल भी हो गया। अब देखो जा बड़े बड़े पोस्ट जो अपॉइंटमेंट, सीबीआई हो गए, ईडी हो गए, सेंट्रल विजिलेंस है, सबके जो चेयरमैन हो गए या डायरेक्टर हो गए, सबको अपॉइंट करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, प्रेसिडेंट के जरिए ही वो जो भी हो रही है। स्टेट का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अभी भी देख रहे हो तो ईडी और सीबीआई कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा इन पर इन्फ्लुएंस किसका है? सेंटर का। फिर उसके अलावा देखा जाए तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, उनका अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, ये सब सब किस पर डिपेंड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? कहीं ना कहीं सेंटर कर रहा है, सेंटर ही तो कर रहा है ना। तो इलेक्शन कैसे करना है, करवाया जाए पूरे इंडिया में, तो उसके लिए भी नियम बनाना, लॉ बनाना कौन डिसाइड कर रहा है? सेंटर ही कर रही है। तो इलेक्शन उनका चीफ कमिश्नर कौन होने चाहिए? तो उसका अपॉइंटमेंट वही कर रही है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम, जिसके लिए एग्जाम आप पढ़ रहे हो, तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसके चेयरमैन उनको भी अपॉइंट करना, बाकी मेंबर को अपॉइंट करना किसके अंदर है? सेंटर के ही अंदर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अकाउंट ऑडिट करना, सेंटर का अकाउंट ऑडिट करना या स्टेट का, या डिफरेंट डिफरेंट, मैंने बताया आपको, लोकल गवर्नमेंट हो गया या कॉर्पोरेशन हो गया, उसका अकाउंट, उसको ऑडिट करना। तो उनको अपॉइंट करने का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट कर रही है? सेंटर भी। तो वो ऑडिट करती है, स्टेट के भी अकाउंट को ऑडिट करती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से? आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनको अपॉइंट, ट्रेनिंग देना, इनका सर्विस कंडीशन क्या होगा, इनको कैडर अलॉट करना, तो डीओपीटी ये सब जो है इनके लिए है, तो इस पर भी किसका कंट्रोल है? सेंटर का ही। और जो जो इतने ऑल इंडिया के जो सर्विस के जो ये ऑफिसर हुए, जिन पर अल्टीमेट कंट्रोल कहते हैं ना, वो भी सेंटर का ही। इनको अगर चाहे तो जब है डेपुटेशन बेसिस पर अगर लाना है, सेंटर को कहीं और भेजना है, तो इनको जब चाहे तो ला सकती है, उनको डेप्यूट करके, मतलब स्टेट में पोस्टेड है, वहां से चाहे तो मिनिस्ट्री में लाना है कि हाँ हमें जरूरत है, यहाँ ऑफिसर नहीं है, तो उनको ला सकती है। ट्रेनिंग भी करवाना, किस टाइप से ट्रेनिंग करवाना है, तो वो भी किसके अंदर आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये हुआ। उसके अलावा और क्या बोलूँ, मेजर मेजर सेक्टर हो गए, रेलवे हो गया, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फिर आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, नो करेंसी प्रिंट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब किसके अंदर? सब पर नियम कानून बनाना, लॉ बनाना, सबको एडमिनिस्टर करना किसके अंदर है? सेंटर के ही अंदर है। फिर आरबीआई का गवर्नर हो, इनको अपॉइंट करना किसका काम है? चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी आप आप देख रहे सकते हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गए, अंडरटेकिंग हो गए, या बड़े कॉर्पोरेशन हो गए, बड़े कॉर्पोरेशन हो गए, तो उनका सबका अपॉइंटमेंट सब किनके अंदर है, किनके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल। ये होगा। नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग प्लान बनाती है पूरे इंडिया के लिए। तो वो नीति आयोग के जितने मेंबर हैं उनको अपॉइंट करना। एक तो नीति आयोग तो पहले पता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना स्टैट्यूटरी, ये क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इन पर अल्टीमेट कंट्रोल तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट का है। पार्लियामेंट का भी पूछताछ नहीं कि इसके मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, कैसे फंक्शन करेगा इसके लिए पार्लियामेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें भी है कौन? कैबिनेट, ये लोग ही डिसाइड करेंगे। तो नीति आयोग का इतना बड़ा रोल आजकल देख रहे हो, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है, जैसे प्लानिंग कमीशन का था, इन्हीं का है। फाइनेंस कमीशन, उसका भी अपॉइंट करना, उसके मेंबर कौन रहेंगे। लॉ कमीशन, सब सब पर देखा जाए तो किसका कंट्रोल है? सेंटर का ही है। तो ऐसे अब और क्या बताऊं, इतने सारे तो सेंटर 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 कैसे स्टेट पर कैसे कैसे। अब स्टेट के पर्सपेक्टिव से स्टेट का पावर बता दिया। फिर दो स्टेट के बीच में जो इसे कोई वाटर रिवर, इंटर स्टेट रिवर वाटर का डिस्प्यूट है, वाटर शेयरिंग का, तो उसको भी फैसला कैसे करना, तो उसके लिए जो ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करना है, तो वो भी सेंटर का काम है कि ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करवाए। तो अब तक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डिफरेंट रिवर है, महानदी, महादई, सब रिवर के लिए ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है, तो सेंटर उसके लिए ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर चुकी है, सेंटर का ही है।
वो ट्राइब्यूनल में कौन जज होंगे वो सेंटर कहीं डिपेंड करती है। फिर इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल के लिए बात कर रहा था, तो उसके लिए रिवर बोर्ड एक्ट है, इंटरस्टेट रिवर वाटर एक्ट है, उसके लिए 1900 क्या 69 का, हाँ 69 का ये सब एक्ट बना हुआ है ऐसे। फिर और क्या, नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पहले हुआ करती थी, अभी लास्ट मीटिंग उसकी 2012 में हुआ, उसके बाद मीटिंग नहीं हुआ। एनडीसी में भी कौन होता था, उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते थे, उसके मेंबर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, उसको लीड कौन करता था, पीएम। पीएम मतलब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो ये हो गया, और क्या बोलूं, और हाँ, स्टेट को, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करना है, तो अभी पार्लियामेंट अपने सिंपल तरीके से इस्टेब्लिश करना या हटाना, तो सिंपल मेजोरिटी से आराम से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है, कौन सा अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होता है, किसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। तो लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वही बात है कि अगर स्टेट को नाम भी चेंज करना, किसी स्टेट का नाम, या किसी स्टेट को डिवाइड करना है, किसी स्टेट के साथ मर्ज करना है, तो पार्लियामेंट मतलब सेंटर अपने तरीके से कर सकती है। तो वही करने का मतलब है सेंटर को ज़्यादा पावर है। एक तो ये, और कुछ बचा देखने दो थोड़ा सा यहाँ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो गया। फिर क्या, बहुत सारे सेंटर जो स्कीम बना रही है, तो वो स्कीम जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, ऑलरेडी कुछ कुछ पता होगा। तो किसमें है जो स्टेट का कितना शेयर होता है, किसमें 10% होता है, किसमें 50-50 शेयर होता है, और कुछ कुछ स्टेट के लिए कितना अलग अलग शेयरिंग होता है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो मेजर जो स्कीम जो सेंटर बना रही है वो अपने हिसाब से बना रही है, उसमें ज़्यादा नियम बनाना, कानून बनाना, जो भी कहने का मतलब, वो सेंटर अपने हिसाब से बना रही है। तो बड़े बड़े स्कीम जो है सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, स्टेट में भी उसी कैसे स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है सेंटर ही डायरेक्शन दे रही है ऐसे। फिर और क्या, यहाँ तक कि किसी स्टेट के पुलिस को अगर पावर बढ़ाकर कुछ और पावर भी देना है ना, तो सेंटर अपने तरीके से कर सकती है। पर किसी किसी स्टेट के पुलिस को ये पावर दे सकती है कि कुछ दूसरे स्टेट में जाकर और उससे रिलेटेड कुछ कोई इंक्वायरी हो, कोई काम हो, तो पावर ऑथराइज कर सकती है कि दूसरे स्टेट में जाके इन्वॉल्व हो सकते हो। इस सेंटर को इतना पावर है। पर ऐसा नहीं कि उसको किसी स्टेट को इतना, पुलिस को इतना पावर दे दे कि दूसरे स्टेट के पावर में इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं कर सकती है। पर उससे बियॉन्ड पावर दे सकती है कि आप उस स्टेट में जाकर ये इंक्वायरी, ये काम, ये जांच पड़ताल भी कर सकते हो। एक तो ये, और इंटर स्टेट काउंसिल, हाँ एक इंटर स्टेट काउंसिल होता है। तो कभी कभी दो स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो या सेंटर स्टेट में डिस्प्यूट हो, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल का स्टेब्लिश होता है, स्टेब्लिशमेंट सरकार सेंटर करती है। जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल डिफरेंट लेवल पर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट, ऐसे डिफरेंट काउंसिल बनाया गया है दो स्टेट के बीच कोई मैटर हो, किसी विवाद को लेकर सॉल्व करने के लिए। और जब इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, उसके जो मेंबर होते हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब बाकी जो मेंबर डिफरेंट स्टेट के, वही चीफ मिनिस्टर, कुछ कहीं होम मिनिस्टर होंगे, कहीं कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ऐसे ऐसे प्रोविजन है। ये हुआ इंटर स्टेट काउंसिल और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी से देखो, इतना सेंटर को पावर दी गई है। तो गवर्नर से अपॉइंटमेंट से लेकर मैंने बता दिया हर चीज़, और कुछ बचा जिसमें सेंटर को मतलब स्टेट मतलब हाँ, फंड की बात। तो ज़्यादातर जो मेजर जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना, तो जैसे हाँ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में भी जो जीएसटी काउंसिल है उसको कौन लीड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरमैन होते हैं, उसको वो लीड करते हैं, उसकी मीटिंग होती है। तो फाइनेंस कमिश्नर बोल रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर, और डिफरेंट स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं वो सब। तो जीएसटी होने से क्या हुआ, जीएसटी इंप्लीमेंट होने से तो बहुत सारे स्टेट को रेवेन्यू कम आने लग गया, क्योंकि उनके बहुत सारे टैक्सेस को
जीएसटी में मर्ज किया गया। जैसे स्टेट के सेल्स टैक्स को, स्टेट के टोल टैक्स, सेल्स टैक्स हो गए, फिर हो गया एक्साइज ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्रोवाइड हो गया। तो स्टेट के बहुत सारे टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया गया। तो बहुत सारे स्टेट को जितना रेवेन्यू पहले पैसा आता था ना, वो आना कम हो गया। तो अब सेंटर क्या करती है, उनको कंपनसेट करने के लिए पैसे देती है। उसके अलावा सेंटर को इतना ज़्यादा फंड है, पैसे हैं, कि स्टेट को ग्रांट देती है। स्टेचुटरी ग्रांट होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट को मदद करे, उनको डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ये कहने का मतलब। तो उसमें भी जिस स्टेट के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन है उनको ज़्यादा ग्रांट मिलेगा, जिसके साथ कम खराब रिलेशन है उनको सेंटर डिस्क्रिमिनेट करती है, कम पैसे देती है। हर बार होता है कि स्टेट बार बार रोते रहता है, चिल्लाते रहता है कि मुझे फंड कम मिल रहे हैं, हमें ग्रांट चाहिए, हमें ग्रांट चाहिए, दूसरे स्टेट को इतना मिल रहा है, हमारे स्टेट को हर साल आप कम पैसे देते हो। जैसे एक पल के लिए मान लिया जाए कि तमिलनाडु में बार बार वहाँ के जो गवर्नमेंट यानी जो भी थे चीफ मिनिस्टर, बार बार उनका कहना होता था कि जो फ्लड रिलीविंग फंड जो रिलीज करते हो आप, तो नॉर्थ के स्टेट को आप बहुत ज़्यादा देते हो, और हमारा स्टेट का टैक्स में इतना कलेक्शन है, आपके सेंट्रल टैक्स में भी हमारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर हमारे को रिलीफ में फंड, फ्लड रिलीफ में या कोई भी डिजास्टर रिलीफ में फंड हमें आप कम देते हो। हमेशा फंड का डिमांड वो करते रहते, पैसे दे पैसे दे, क्योंकि अल्टीमेट जो ज़्यादा पैसे कलेक्शन हो रहे हैं सेंटर के पास हो रहे हैं। इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू जो है, इनकम टैक्स जो कलेक्ट कर रही है, कौन कर रही है? सेंटर कलेक्ट कर रही है, उससे बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स वो कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंटर कलेक्ट कर रहा है, उससे सेंटर को ज्यादा पैसा आ रहा है। ये सब मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उससे सेंटर को ज्यादा पैसा आ रहा है, तो सेंटर जो पैसे देने में डिस्क्रिमिनेट करती है। तो पैसे के फंड की बात रहे तो सेंटर पर स्लो डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में देखो सेंटर ही स्ट्रॉन्ग है, सब लोग सेंटर के सामने मांग रहे हैं। जीएसटी में कुछ कुछ टैक्स मर्ज हुए हैं सेंटर के, जैसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम हुआ है, फिर हुए आपका कस्टम के बाद हुआ क्या क्या हुआ, सेल्स सर्विस टैक्स, और कुछ कुछ कस्टम में भी बहुत एडिशनल कस्टम, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम आएगा। सर्विस टैक्स मैंने बोल दिया। तो उसके अलावा और क्या मर्ज हुआ, बताता हूँ। कुछ अदर और भी टैक्स जो है सेंटर के जो है जो जीएसटी के साथ मर्ज हुए, अभी नाम जानने की अभी आपको इतना जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी बनने से स्टेट को जितना रेवेन्यू होता था वो लॉस हुआ, सेंटर को ही बेनिफिट हुआ इसमें। अब लोग सब लोग एक तो पहले भी सेंटर पर डिपेंड कर रहते थे, और अभी भी लोग अभी तक बार बार आते रहते हैं ना। अब तो जीएसटी की उतनी सारी मीटिंग क्यों हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट हैप्पी नहीं है कि हमें हमें कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू कम हो गई है, रेवेन्यू कम आ रहा है, इनकम कम हो गई है, तो बार बार सेंटर से वो मांगते रहते हैं। फिर आरबीआई भले इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं सेंट्रल का ही कंट्रोल है, उनका गवर्नर अपॉइंट करना। आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करती है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर उनका भी कंट्रीब्यूशन है, सब जो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इकोनॉमी को जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कितना हो, इंपोर्ट कितना हो, सब पर मेजर डिसीजन लेना किसका कंट्रोल है? सेंटर का ही। तो ऐसे केस में देखा जाए तो इतने इतने तरीके बनाए गए हैं सेंटर को स्ट्रांग रहने का। आया समझ में इतना तक? देखो मैंने इतना बताया ना, तो ऑलमोस्ट मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की जो बहुत सारी जो बातें हैं ना, मैंने आपको इतना बोल के कवर कर दिया है। तो आप चुपचाप आराम से बुक पढ़ोगे, बिल्कुल आपको समझ में सब चीज़ आती रहेगी, बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्लियर है? अब देखो कुछ कुछ और बातें जो बचा है तो मैं बता दूं। अब जैसे कि कैसे बताऊं, यूनियन टेरिटरी में जो है, यूनियन टेरिटरी में जो एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्ट है, उसको तो अपॉइंटमेंट सेंटर ही डायरेक्ट कर रही है, जैसे गवर्नर को अपॉइंट कर रही है। और जैसे दिल्ली में तो कितना विवाद चला एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट का, तो कैसे चला उतना तो पता ही है, सब ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, तो वो मैं नहीं जाऊँगा। तो एक तो ये प्रोविजन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो जिस जिस सब्जेक्ट में लॉ बनाने का काम सेंटर का है, उससे एग्जीक्यूट कौन करती है? सेंटर ही करती है। स्टेट के सब्जेक्ट में लॉ बनाने का स्टेट को पावर है, स्टेट एग्जीक्यूट करेगी, उसको एडमिनिस्टर करेगी। कनकरेंट में मैं बता चुका हूँ कि भले सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बनाती है, सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, पर कनकरेंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट, उसको
एग्जीक्यूट करना या एडमिनिस्टर करना किसका काम है? स्टेट का काम है, सेंटर का नहीं। ठीक। रेसिडुअरी पावर किसके पास है? जो सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं आया तो उस पर कानून बनाना या उस पर उसको एग्जीक्यूट करना किसका काम है? सेंटर का, ना कि स्टेट का। जैसे या रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर टैक्स लगाना, जैसे वेल्थ टैक्स, या वेल्थ टैक्स लगा या गिफ्ट टैक्स, ये सब कहीं कोई सब्जेक्ट में नहीं थे तो उस पर टैक्स कौन लगाती है? सेंटर लगाती है, स्टेट नहीं। फिर ऐसे सब्जेक्ट जो कोई लिस्ट में नहीं थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जैसे 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 आपका आ गया आपका आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय इन आईटी सेक्टर डेवलप नहीं था, तो बाद में डेवलप हुआ, बाद में डेवलप हुआ ना। या आप कह सकते हो क्या ऑनलाइन गेमिंग, ये सब बाद में डेवलप हुआ। तो इससे रिलेटेड अगर लॉ बनाना है, ये तो कोई लिस्ट में जोड़ा हुआ नहीं था, तो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, स्टेट नहीं। क्योंकि रेसिडुअरी सब्जेक्ट में किसी में नहीं मेंशन है तो वो आए किसके पावर में? सेंटर के पावर में। एक तो ये। अब देखो कुछ कुछ और प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मैं हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन में बता रहा हूँ ना, भले आपको आर्टिकल ना पता हो कि ये आर्टिकल में एग्जैक्ट क्या है मेंशन। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल की बात है तो उसके लिए आर्टिकल 263 में मेंशन है। ठीक है। और जो टैक्स के रिलेटेड बात है कि कौन सब्जेक्ट में कौन लॉ बना सकता है, कौन कौन डिसाइड करेगा टैक्स कितना होगा, वो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, उसको इस्तेमाल कौन करेगा, वो सबसे जो रिलेटेड जो आर्टिकल है 269, 268, 269, 270, ये सब आर्टिकल रिलेटेड है। भले आपको ना पता हो एग्जैक्ट, लेकिन ये पता रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मेंशन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता रहेगा कि ये चीज मैंने पढ़ा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं ये नहीं पता है। ये कोई लॉ से बनाया गया है, ये कोई नियम, तो उस समय आप कंफ्यूज रहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बुक में जो मेंशन आप पढ़ोगे ना, क्योंकि जब जब मैंने पढ़ाया है ना तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आया तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना पहले वाले जितने चैप्टर, लेकिन किताब में नहीं लिखा हुआ रहता है। किताब में कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें लिखी हुई है, लेकिन वो ब्रैकेट में पीछे में ये नहीं लिखा हुआ कि इस आर्टिकल का में ये मेंशन है। ठीक है, नहीं मेंशन है तो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल भले नहीं जाने की जरूरत, लेकिन ये पता है क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, क्योंकि एग्जाम में पूछ देते हैं ये सब कुछ ऑप्शन दे देंगे क्या इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो आप कंफ्यूज रहोगे ये तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं पता नहीं। समझ में आ गया? जैसे इन जनरल बच्चे क्या करते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में मैंने उतना सारा चीज बता दिया, थोड़ा स्टेट लेजिस्लेचर भी बताया मैंने, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने नहीं जाएंगे, यार पार्लियामेंट है जैसे ही तो सेम टू सेम है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो पूछ देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है, तब कंफ्यूज होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं उसके बारे में, या कुछ किसी बॉडी के बारे में भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं। समझ में आ गया? जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पढ़ा दिया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। मैंने एक केजरीवाल वाला जो एग्जांपल दिया था, और क्या एग्जांपल दिया था जब क्या डाला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, उसको मैंने बोला था आरटीआई से एग्जांपल मैंने दिया था, आरटीआई फाइल किया गया था। तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है या नहीं तो पता ही नहीं है, ध्यान नहीं है, कभी ध्यान में आ गया। अब कुछ चला गया इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो इलेक्शन कमिश्नर का जो मान लिया कि टेन्योर हो गया ये सब, तो पूछ देंगे कि उसका टेन्योर 65 ईयर, ठीक है, या 6 ईयर मैक्सिमम, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है ये प्रोविजन। तो आपको पता है कि हाँ भाई 6 ईयर का टेन्योर होगा या 65 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं उसमें कंफ्यूज रहोगे। तो आपको एटलीस्ट खोल खोल के देख कर जानना है कि हाँ ये आर्टिकल, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो क्योंकि मैं जब थ्योरी के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में पढ़ा था तो लिख ही देता, लेकिन इतना मैं डिटेल हर चीज बता रहा हूँ तो हर चीज में बाय आर्टिकल वाइज बताऊंगा तो आपको भी बोरी और लेंदी सा हो जाएगा, और मैं बता भी नहीं रहा हूँ। देखिए आपको खुद ओपन करके देखना होगा कि हाँ जब किताब पढ़ रहे हो तो भाई, जब मैंने बताया था कि जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में है, तो उससे जो रिलेटेड है जो क्या है,
लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। तो कौन कौन से आर्टिकल में आता है, कहाँ से कहाँ के आर्टिकल के बीच में आता है? जैसे आर्टिकल 245 से लेकर 255, ये क्या है लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में। 256 से लेकर कहाँ तक, 260 आपका आता है 63 तक, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में। 264 से शुरू हो जाता है आपका, कहाँ तक जाता है, एक पार्ट शुरू होता है 300 तक, तो वो 300 तक नहीं, लगभग 293 94 तक आता है आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में ऐसे। तो एटलीस्ट तो ये बीच बीच का पता है ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं, वो आपको जानने की जरूरत है। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है, ऐसे प्रोविजन। और तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है, @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी, एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।